आज 14 नवंबर है और यह दिन बच्चों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2 दिन बाद यदि देखें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच 14 नवंबर को महत्वपूर्ण बनाता है एक और प्रकरण। 2019 में 14 नवंबर के दिन ही राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए विज्ञापन आए, नोटिफिकेशन आया एमपीपीएससी का, और वह महत्वपूर्ण इसलिए है, चर्चा के विषय में इसलिए शामिल है कि आज दिनांक तक 4 साल होने के बाद भी उस भर्ती परीक्षा में सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिले। लोग अभी तक भर्ती नहीं हो पाए हैं। क्या है कारण, क्यों रुकी है वो भर्ती परीक्षा? युवाओं के रोजगार में क्यों बाधा आती हैं? कौन से वो प्रकरण हैं जिस कारण से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? कभी पटवारी परीक्षा, कभी एमपीपीएससी और अन्य परीक्षाएं। युवाओं का भविष्य क्यों अधर में लटका हुआ है? सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश पाठक जी। आकाश पाठक याचिका करता है, आप ये जो प्रकरण है, युवाओं के जो मामले हैं, उनको बारीकी से इस पर नजर रख रहे हैं और साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आकाश जी, अपना पंच शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ अपना पंच शो में उर्वशी मिश्रा जुड़ी हैं और आप रिपोर्ट तैयार की हुई हैं इस पूरे प्रकरण पर। उर्वशी जी, आपका अपना पंच शो में स्वागत है। शुरुआत करते हैं आकाश जी के साथ। आकाश जी, पूरा मामला जो है 2019 एमपीपीएससी का, आज तक भर्ती नहीं हो पाई। उसमें 4 साल पूरे हो गए, पंचवर्षीय योजना की तरह हो गया, जबकि अब तक जो लोग उस परीक्षा में शामिल हुए थे वो उनकी उम्र की जो सीमा है वो भी अब पार होने लगी है। ऐसे में क्या वो कारण रहे हैं और किस कारण से ये परीक्षा रुकी हुई है और इस भर्ती में पेच फंसा हुआ है? आकाश जी। जैसा कि आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में एक बड़ा स्पष्ट एक चीज की हुई थी कि एमपीपीएससी 2019, सौभाग्य है कि आज का दिन वही दिन है जिस दिन एमपीपीएससी 2019 का नोटिफिकेशन आया था और 4 वर्ष जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आज के बाद से, अब कल से 15 नवंबर से 5वां वर्ष शुरू हो जाएगा। दुर्भाग्य का विषय है कि 21वीं सदी चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आइए जो है, इंडियन अमेरिका की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और हम दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में एक संवैधानिक संस्था जो कि 4 साल होने के बावजूद एक परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई, एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा आज भी विलंब चल रही है। एमपीपीएससी में 2018 वो अंतिम वर्ष था जब एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की अंतिम बार नियुक्तियां हुई थी। 2018 के बाद से एमपीपीएससी 2019, 20, 21, 22 4 वर्ष की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी एक भी परीक्षा नहीं है जिसमें स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी दी गई हो। मतलब अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करने के पश्चात उसमें तमाम विसंगतियों को शामिल करते हुए तो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के मामलों को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपीपीएससी 2019 से लेके 2023 तक विभिन्न मामलों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और ग्वालियर ब्रांच और इंदौर ब्रांच, तीनों में मिला के 430 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें से 207 याचिकाएं अभी सॉल्व हो गई हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण एक मामला है ओबीसी आरक्षण का मामला। मध्य प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट ने आने के पश्चात सबसे पहले अध्यादेश लाई और उसके बाद में फिर विधानसभा में इसको पारित करके ओबीसी आरक्षण जो है वो उसको 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। उसके बाद में माननीय न्यायालय में अध्यादेश ही चैलेंज कर दिया गया था 2019 में। आज 2023 चल रहा है, अंत में है, नवंबर का माह चल रहा है, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 5वां वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन आज दिनांक तक ओबीसी आरक्षण मामला माननीय हाईकोर्ट में क्लियर नहीं हो पाया और उसके पीछे कारण है सरकार की विफलता, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ये मामला जो है वो कोर्ट से सुलझे। उसके पीछे कई राजनीतिक चीजें हैं, वोट बैंक का मामला भी है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें जिनको जो कहती हैं कि हम लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगी, वो स्टूडेंट्स और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनको डर है
कि यदि माननीय हाईकोर्ट से फैसला आ जाता है, यदि 27% ओबीसी आरक्षण पे फैसला आ जाता है, तो सामान्य वर्ग का नाराज हो जाएगा व्यक्ति, सामान्य वर्ग का नाराज हो जाएगा तो वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। और यदि 14% ओबीसी आरक्षण का फैसला आ जाएगा तो ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा, जो कि 50 से 52% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। और यही कारण है कि कभी भी सरकार ने अपनी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। वर्ष 2022 की बात है, सितंबर माह में जब इसकी लगातार सुनवाई चल रही थी और याचिकाकर्ता की तरफ से सभी आर्गुमेंट को सुन लिया गया था, जब सरकार की बारी आई तो सरकार ने ये कहते हुए कि अभी इसके संबंध में जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां पे एप्लीकेशन लगाया हुआ है, इसलिए हम चाहते सुप्रीम कोर्ट में हो। और सरकार ने अपनी राजनीति करते हुए वहां पे चीजों को आगे पीछे करते हुए आज 1 वर्ष फिर से बीत गया है, 5 वर्ष हो गए हैं और अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं करवा पाया है कि उनको इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करवानी है या हाई कोर्ट में करवानी है। जी, जो ये रवैया रहा है सरकार का, इससे तो स्पष्ट होता है कि सरकार इसमें चाहती नहीं कि निराकरण हो, युवाओं का भला हो, जो रोजगार के लिए बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार किसी तरह से कष्ट झेल के, और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग होगी, जो परीक्षाएं हो गई उनमें, और जो परीक्षाएं होनी है वो भी अधर में लटकी हुई हैं। तो ये जो प्रकरण है वो पूरा तो उलझाने वाला है, यहाँ सुलझाने का कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है। आकाश जी। अखंड जी, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि बहुत से विद्यार्थियों को ये जानकारी भी नहीं होगी, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जितनी भी परीक्षाएं मध्य प्रदेश में आयोजित की गई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई हो या व्यापम के माध्यम से की गई हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे वो एमपी पुलिस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती की हो या सब इंजीनियर की भर्ती हो, तमाम प्रकार की जो भर्तियां आयोजित की गई हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर हैं। और ओबीसी आरक्षण की एक याचिका नहीं, 65 से अधिक याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित हैं। सरकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी को नौकरी देना, सरकार तो यहाँ दिखावा कर रही है कि हमको नौकरी देना है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को कहते हैं कि मामा 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 और भांजे और भांजियों की चिंता करते हैं, कहते हैं कि सब तो हमारे भांजे भांजियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उन भांजे भांजियों के भविष्य के साथ वही मामा खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर उनको रोजगार देना होता तो वो सबसे पहले इस मामले को लेकर सरकार सक्रियता दिखाती और जो भी फैसला माननीय न्यायालय करता, मैं ये नहीं कहता हूं कि 14% आ जाए, मैं ये नहीं कहता हूं 27%, जो माननीय न्यायालय भारतीय संविधान के अनुसार जो कुछ भी सही उचित समझेगा उसमें वो अपना फैसला दे, ताकि परीक्षाएं आयोजित हो सकें और वो बिना विवाद के उनमें नियुक्तियां हो सकें। जब बात सरकार की आती है, जब बात चुनाव की आती है, तो सरकार सक्रियता दिखाती है। आपको याद होगा वर्ष 2022 में पंचायत और नगर पालिका के संबंध में भी ओबीसी आरक्षण का मामला आया था और उस समय जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दिया था कि ओबीसी आरक्षण 27% लागू नहीं होगा, आपको कम करना होगा, तो उस समय मध्य प्रदेश सरकार भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो मॉडिफाइड एप्लीकेशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि उनके लिए वो वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन सरकार ने युवाओं के भविष्य के संबंध में कभी भी सक्रियता इस प्रकार की नहीं दिखाई कि वो इस मामले को लेकर वहां पे पैरवी करें। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामला सॉल्व न होने की वजह से तमाम विसंगतियां आ रही हैं। आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, एमपीपीएससी में जब इसका मामला गया वहां पे, तो माननीय हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2022 को एक अंतरिम आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि आप 14% ओबीसी आरक्षण के साथ में परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी जब भी फैसला आएगा उसके अनुसार वो लागू होगा। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार को तो ये भी दिखाना है ओबीसी को कि हम 27 दे रहे हैं, क्योंकि बात है उनको तो इस बात का डर है कि कांग्रेस घेर लेगी उनको अगर 14 पे प्रक्रिया आगे बढ़ाई, कांग्रेस कहेगी हमने 27% दिया था। अब माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने 27 पे मना कर दिया, तो ये बीच में एक अजीब सा फॉर्मूला लेके आए। उस फॉर्मूले का नाम था 87-13-13% फॉर्मूला। अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, इस फॉर्मूले को ना ही तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पारित किया, ना ही कैबिनेट के द्वारा बनाया गया कोई फॉर्मूला था, उसमें निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर है जिसमें कहा गया कि जब तक ओबीसी आरक्षण मामला क्लियर नहीं हो जाता है तब तक परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी
उसमें 3 लिस्ट बनेंगी। एक बनेगी 87% की लिस्ट, 87% की मुख्य लिस्ट होगी, और 2 बनेंगी 13% की लिस्ट, जिनको प्रारंभिक सूची कहा जाएगा। अब उसमें यह कहा गया कि 87% का तो रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन 13% का जो रिजल्ट रहेगा प्रोविजनल का, वो तब आएगा जब ओबीसी आरक्षण का मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदु हैं। पहला तो ये है कि क्या 87-13% जैसे फॉर्मूला किसी परीक्षा में लागू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि वो रिजल्ट कब आएगा। तो पहले पॉइंट जो है वो मैं मेरे अनुसार, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा कि 87-13% फॉर्मूला ये सिविल सर्विस की परीक्षाओं में लागू हो ही नहीं सकता। ये त्रिस्तरीय परीक्षाएं होती हैं जहां पे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि उसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। जब आपकी मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से बनती है। अब किसी व्यक्ति को आप क्वालिफाइंग नेचर के आधार पर केवल प्रीलिम से ही 13% में रोक दे रहे हैं। पहला, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ये कहता है कि हर प्रतियोगी विद्यार्थी को 100% के साथ में परीक्षा में लड़ने का अधिकार है, परीक्षा में बैठने का अधिकार है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उस मौलिक अधिकार का हनन करते हुए कहती है कि नहीं, आप 13% में ही रहेंगे, आप 87 में नहीं जा सकते हैं, 87 वाला 13 में नहीं जा सकता है, उसको रोक दिया गया। ये कभी भी कहीं पे भी पूरे भारतीय इतिहास में कहीं पर भी लागू नहीं होता है। तो कुल मिलाकर टेक्निकल बिंदु से ये फॉर्मूला गलत है। हालांकि उस फॉर्मूले में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा से इस फॉर्मूले को लगाया जाएगा। अब जो फॉर्मूला कहता है, जो सरकार कहती है, उसको भी एमपीपीएससी लागू नहीं करती है। एमपीपीएससी ने इस फॉर्मूले को 2019 में प्रारंभिक परीक्षा से लगाया, 21 में, 22 में प्रारंभिक परीक्षा से लगाया, लेकिन एमपीपीएससी 2020 में उन्होंने डायरेक्ट मुख्य परीक्षा से लगा दिया इस फॉर्मूले को। दूसरी विसंगति उन्होंने की है। तो आप पहले तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपका फॉर्मूला प्री से लगेगा कि मेन से लगेगा। फॉर्मूले का पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ये प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी 13 में होगा वो 13 में रहेगा, 87 में होगा 87 में रहेगा, लेकिन 2020 की परीक्षा में आपने उसको प्री में लागू ही नहीं किया। अब इसके सेकंड बिंदु पे आते हैं हम कि 13% लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। 5 वर्ष मध्य प्रदेश में बीत चुके हैं, 5 वर्ष में कोई भी रिजल्ट एमपीपीएससी के नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं इसके वजह से। अब 13% का रिजल्ट रोक के आपने रख लिया है। क्या पता आपकी क्या मंशा है, आगे लोकसभा चुनाव है। मुझे तो मालूम है कि आप जो है वोट बैंक की खातिर उसको कभी सॉल्व नहीं होने दोगे, वो आगे 2-4 साल तक और लटका रहा ओबीसी आरक्षण मामला। तो विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा? वो लड़कियां, वो लड़के जो 13% में हैं, उनकी उम्र कहां पहुंच जाएगी? जिन्होंने 22 वर्ष से स्टार्ट की थी, 5 वर्ष बीत चुके हैं, 27-28 वर्ष के हो गए हैं, और 3-4 साल बाद जब वो अपना रिजल्ट देखेंगे तो 32-34 साल के हो जाएंगे। एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, एक सपना होता है कि हम एक सही उम्र पे एक अच्छे अधिकारी बने और अपने राज्य की सेवा करें। उन बेटियों का क्या होगा जो अपने घर से, अपने माँ बाप से वादा करके आई थी कि 2 वर्ष मुझे दे दीजिए पढ़ने के लिए, 3 वर्ष दे दीजिए। वो जो माँ बाप, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो ठेला लगा के पैसा कमाते हैं, उन्होंने कैसे पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को भेजा था कि आप पढ़ के आइए, कुछ बनिए। आज वो बच्चियां इंदौर में आके 2-2, 3-3 वर्ष रह के पैसा भी खर्च हो गया, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा उनको, और उनको घर वापस जाना पड़ रहा है। जब लड़की आर्थिक रूप से मजबूत होती है, सशक्त होती है, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो स्वतः ही मजबूत हो जाती है। उसके लिए उसका सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। उसको वो सभी आजादी प्राप्त हो जाती है सशक्त होने के बाद में, जो हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन जब तक महिला को आजादी नहीं मिलती है, वो सशक्त नहीं होती है, तब तक उसके साथ अत्याचार होता रहता है। उस पर दबाव, मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव, शादी का दबाव। अब कोई लड़की 22 साल की, 23 साल की तैयारी करने आई थी, आज वो 26-27 की आ गई है, उसके परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं, उसको शादी को लेकर दबाव डाल रहे हैं, जहां ना ही उसको हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जहां लड़कियों से राय जानना भी, उनकी पसंद जानना भी उचित नहीं समझा जाता है। जब तक आप कुछ कर नहीं लेते हो तब तक आपको कोई अधिकार ही नहीं मिलते हैं। ऐसे में अगर हम पुरुष और महिला की तुलना करें, नो डाउट पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित हैं, लेकिन हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए देखेंगे तो महिला सबसे ज्यादा पीड़ित है यहाँ पे। वो 3-3 साल तक अपने रिजल्ट का इंतजार करेगी, तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी। क्या खुशी रही उसके मन में? और इन सबकी जिम्मेदार है ये मध्य प्रदेश सरकार, इन सबकी जिम्मेदार है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो आपके क्या बोलते हैं मेंबर हैं, जिनकी एक उत्तरदायित्व है कि वो परीक्षाओं को समय पे आयोजित करें, वो लोगों को रोजगार दें, लेकिन वो रोजगार देने ही नहीं चाह रहे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सभी बिंदु हैं जिसके कारण जो है ये विसंगतियां मध्य प्रदेश में लगातार चल रही हैं। बेरोजगार युवाओं से कोई लेना देना नहीं है सरकार का। सरकार जो है अपना चुनाव का काम करती है, चुनाव टाइम पे होते हैं, 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को उनका रिजल्ट आ जाएगा। हमारे रिजल्ट 5 साल हो गए हैं, आज चौथी एनिवर्सरी मना रहे हैं हम नोटिफिकेशन की, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो सड़कों पे कूद जाएंगे, टिकट नहीं मिलता है तो सड़कों पे कूद जाते हैं, घेरने लगते हैं कि भाई हमारा रोजगार छीन लिया। सरकार नहीं बनती है तो विधायक खरीदने के लिए चले जाते हैं कि भाई हमारा मंत्री पद चला गया, अब हम सरकार में नहीं रह पाएंगे। लेकिन बेरोजगार जब अपने हक की मांग करने के लिए सड़कों पर आते हैं तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, पुलिस को आगे करके डंडे चलाए जाते हैं। हमें तो बड़ा ही अजीब लगता है, हम कैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पे लोगों को अपनी आवाज रखने का अधिकार भी नहीं है, रोजगार मांगने का अधिकार भी नहीं है। आकाश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। यहाँ पर उन्होंने जिन बिंदुओं की ओर ध्यान खींचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी बातें हैं जैसे आपने उदाहरण दिया है उन बालिकाओं का, उन लड़कियों का जो तैयारी कर रही हैं और तैयारी करते करते उनकी उम्र हो रही है, घर से अब सामाजिक दबाव है और घर का दबाव है उनके ऊपर, वो तैयारी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कितने दिनों तक और संघर्ष कर पाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में भी जो विचार हैं इस पूरी चर्चा से जुड़े हुए, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम उर्वशी जी के पास चलेंगे। उर्वशी जी, आप इस रिपोर्ट को तैयार कर रही थी, आप जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं उनके बीच में थी, उनका क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर? कई बार ये बात सामने आती है कि जब परीक्षा होती है तो टेक्निकल ये प्रकरण है ही है, और प्रश्न जो बनते हैं 100 प्रश्न नहीं बना पाता है आयोग, उन प्रश्नों को भी डिलीट करना पड़ जाता है। इस प्रश्न का हम उत्तर लेंगे आकाश जी से, लेकिन आप जब थी क्षेत्र में तो क्या कुछ कहना था छात्रों का इस मामले में? जैसा कि सभी बातों को स्पष्ट करते हुए आकाश जी ने बताया, उसी तरह से मुझे क्षेत्र में भी लोगों ने बताया कि जिस तरह से 21 साल की उम्र में उन्होंने तैयारी शुरू की थी, तो आज वो 26 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं। और घर वालों का भी ये पूछना है कि कब तक तैयारी करेंगे आप? घर वालों का पूछना है, रिश्तेदारों का पूछना है, समाज का पूछना है, आस-पास पड़ोस के लोगों का पूछना है कि आप अभी कब तक तैयारी करेंगे? और इसमें वो जो बच्चा है, जो युवा है, वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम कब तक तैयारी करेंगे। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम भी दे रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसी तरह से जैसे एक 87-13-13 को लेकर फॉर्मूले की बात कही कि उसमें भी विसंगतियां, तो उसी तरह से एक जिनसे मैं मिली हूँ उनका भी कहना यही था कि उनके एक दोस्त थे, उनका एग्जाम निकला, तो एक एग्जाम में तो उन्हें 87 में रख दिया गया, फिर एक एग्जाम में उन्हें 13 में रख दिया गया। तो इस बात उनको एक मलाल रह गया कि वो खुश हों कि वो 87 में गए हैं, कि वो खुश हों कि वो 13 में रह गए हैं। इस तरह की चीजें मैंने एक लड़की से भी बात की इस मसले पर, 2020 की वो कैंडिडेट रही हैं, जिनका 87 में रह के वो निकल गई हैं। खैर अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिस तरह से आकाश जी ने बताया। तो उनसे बात करने पर भी पता चला कि जब वो एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर रही थी 2020 के एग्जाम के लिए, तो उनके मन में बहुत सारी चीजें थी कि वो इस फील्ड में जाएं या ना जाएं, सरकारी जॉब की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि ये जो 2019 का ओबीसी मामला था और भी चीजें जो थी, उसको लेकर उनके मन में बहुत सारी डर, एक कहते हैं कि डर था कि हमारा भी एग्जाम जब होगा तो ऐसे ही निकल जाएगा। और देखा जाए तो 2020 का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उर्वशी जी, जैसा आपने बताया है, मामला ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, सामान्य का हो, लेकिन क्लियर होना चाहिए जो परीक्षार्थी हैं वो इस चक्कर में जो भी मामले टेक्निकल फंसे हुए हैं और क्या नीतियां हैं उसमें वो उनका समय बर्बाद हो रहा है और वो अपने भविष्य के प्रति निश्चित ही दुविधा में है कि वो क्या करें। वो तैयारी ही करें कि अपनी खेती किसानी के लिए लौट जाएं या स्वरोजगार करें, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ उनकी प्रतिभा की कमी नहीं है, जो वो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी परिणाम फंसा हुआ है, उसमें भी कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो ये जो स्थिति है वो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है जो तंत्र में बैठे लोग हैं कि वो क्या कर क्या रहे हैं और क्या योजनाएं बना रहे हैं। उर्वशी जी, क्या कुछ कहना था लोगों का इस पर?
जैसे कि आपने व्यापम घोटाले की बात की, कथित तौर से जिसे घोटाला कहा जा रहा है, पटवारी भर्ती घोटाला, तो उसमें एक चीज़ देखी जाए कि एक ही जो सेंटर था, एक ही सेंटर को लेकर बातें खड़ी होती हैं कि यहाँ पर घोटाला किया गया है, यहाँ 10 टॉपरों में से 7 टॉपर एक ही ग्वालियर के सेंटर से, एनआरआई कॉलेज के सेंटर से निकलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे ग्वालियर का उस सेंटर का फिर से एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था, उसको रिव्यू करना चाहिए था। अगर सरकार को नौकरी देनी थी, तो उसको रिव्यू हम्म करते। जो मांग थी लोगों की, अगर आंदोलन छेड़ा गया था, जो युवा थे, पहले आंदोलन होता है कि परीक्षा रोक दी जाए क्योंकि घोटाला हो गया। घोटाला कैसे हो गया, इसके लिए आंदोलन होता है। लेकिन आंदोलन हम्म इसलिए होता है कि सेंटर की जो भर्ती थी हम्म उस पर फिर से रिव्यू हो। लेकिन 30 हम्म अगस्त भी निकल चुका है, 30 सितंबर भी निकल चुका है और अब 30 अक्टूबर भी निकल चुका है। यानी 3 माह हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, चुनाव आ गए हैं। तो अब देखा जाए तो चाहे एमपीपीएससी का मामला हो या व्यापम का मामला हो, सभी में भर्तियां रुकी हुई है। यहाँ तक कि 6 साल से मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसी तक नहीं आई हुई है, हम्म देखा जाए। तो उसी तरह से अभी ये वैकेंसियां भी रुकी रहती है, मुश्किल से तो वैकेंसी आती है और जब वैकेंसी आती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। और जो युवा है, जो अपनी मेहनत करके पहुंचते हैं, घोटालों की बात छोड़ दी जाए तो जो युवा मेहनत करके पहुंचते हैं, उनकी भी जो आस है वो छूट जाती है। हम्म किसी भी पार्टी, किसी भी दल के लोग हों, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जो ये युवा वर्ग है, जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं, वो सब उनके घर परिवार समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं, अपने प्रदेश के लोग हैं। तो उनके लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं बनाई जा रही, क्यों गड़बड़ी रह जा रही है। जैसा आकाश जी ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों का मामला होता है तो वो बहुत जल्द सारे समाधान खोज लेते हैं, लेकिन जब विद्यार्थी का मामला आता है, तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का मामला आता है, तो वो अधर में लटक जाता है। जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाएं फंसी हुई हैं, और जैसा आपने बताया कि एसआई की बात आपने की, एसआई परीक्षा की, वो हो नहीं रही है, लेकिन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं, अपने बाकी के कार्य छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों से दूर रह रहे हैं, बाहर शहर में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद यदि परीक्षाएं ही ना हो तो वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति जो है अवसाद में जा सकता है, तैयारी करने वाले छात्र छात्रा अवसाद में जा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा तो इस बात को मैं रखना भूल गई थी कि मुझे ऐसे भी छात्र मिले हैं जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जब एक बात सोचने वाली है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, रिज़ल्ट खुलता है, आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के कुछ दिनों बाद ये सूचना आती है कि आपकी भर्ती कैंसल हो गई है। हम्म उस वक्त जो तैयारी करने वाला बच्चा है, अगर वो किसी और एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हो, वो किसी और में भी एग्जाम में बैठने वाला हो सरकारी नौकरियों के, तो वो उसकी भी तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो उस हम्म एग्जाम में भी नहीं बैठ पा रहा है। पूरा डिप्रेशन, अगर किसी भी चीज का कोई डिप्रेशन होता है और खासकर नौकरी, जहां मध्य प्रदेश में नौकरी मिल ही नहीं रही है किसी को, तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है मुश्किल से, उसके बाद जब वो घोटाले हो जाते हैं तो एक तरह से मानसिक प्रभाव जो है वो देखने को मिल जाता है। और दूसरी चीज, घर वालों का प्रेशर। युवाओं की अगर बात करें तो लड़कियों की बात तो आकाश जी ने की, लड़कों के भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। कुछ लड़कों हम्म की शादियां हो नहीं रही है, कुछ लड़के शादी कर नहीं रहे हैं। जब रोजगार नहीं है तो वो शादी कैसे करें। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो सामाजिक जीवन है, तो इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जो हम्म मानसिक तनाव है उसका भी शिकार हो रहे हैं। हम्म जी। उर्वशी जी ने जो बात रखी है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके क्या विचार हैं इस चर्चा से जुड़े हुए, या क्या सुझाव हैं, कैसे हल खोजा जा सकता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई वीडियो मैसेज है, हमारे चैनल की ईमेल आईडी में आप उसे मेल कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में आकाश पाठक जी जुड़े रहे हैं और वो बात अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर रखे हैं। जो मामले हैं उनको उन्होंने बताया है, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों की तरफ से याचिकाकर्ता हैं वो, और इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द निदान चाहते हैं। वो हमारे साथ इंदौर से जुड़े रहे हैं और कुछ तकनीकी समस्या के कारण अभी हमारे साथ नहीं है वो। उर्वशी जी,
जो पूरा मामला रहा है, ये ओबीसी आरक्षण का, एमपीपीएससी 2019 का जो प्रकरण है, ये केवल अकेला नहीं है। जिस प्रकार से बात आ रही है कि विभिन्न परीक्षाएं लगातार उनमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई पेज फंस जाता है, और रोजगार के लिए जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं वो इंतजार करते रह जाते हैं। चुनावी वर्ष है, सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में होंगे, जल्द ही मतदान होना है। इस बीच अपनी घोषणाएं, अपने वादे वो कर रहे हैं, तो जो हमारे वो प्रभावित छात्र छात्राएं हैं वो, और जो प्रभावित नहीं है वो भी एक जिम्मेदारी के रूप में उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या आप जब जाएंगे तो इसमें क्या निर्णय लेंगे। यदि आप पूछेंगे तो इसमें निदान आ सकता है, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। आपको बोलना होगा, आपको प्रश्न करना होगा, आपको सवाल करते रहने होंगे। महत्वपूर्ण विषय है। इस चर्चा में हमारे साथ आकाश पाठक जी रहे, उन्होंने अपनी बात रखी है, और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें हमें विशेष कार्यक्रम एक दिन और लेके आना होगा, तो हम और पड़ताल के साथ कार्यक्रम लेके आएंगे। आज हमारे साथ आकाश पाठक जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम में उर्वशी मिश्रा जी रही, आपका धन्यवाद। जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपना पंच 100 में आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।